अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम चैप्टर नंबर 3 एंजाइम को डिस्कस करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लिया। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में हमने 4 किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे। तो उनमें से एक मैक्रो मॉलिक्यूल की टाइप है एंजाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बॉडी में क्या करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस परफॉर्म करती है। तो हमने कहा था कि 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम्स उनमें से क्या है, प्रोटीन्स हैं। ये कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अब ये प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स में भी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होते हैं। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और टर्शियरी होती है, और हमारे पास क्वार्टरनरी होती है। तो ये कौन सी प्रोटीन है, इनके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, तो ये कौन सी प्रोटीन्स है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। यानी कि इनके पास जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, उसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा, और उसमें क्या, सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। यानी कि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, प्रोटीन में से टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये क्यों एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर डिस्कस करने के लिए, तो हमारी जो लाइफ का सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है किस पे, रिप्रोडक्शंस पे, और दूसरा किस पे, कंटिन्यूअस जो है केमिकल रिएक्शंस पे, मेटाबॉलिज्म पे इन्हसार करता है। और ये मेटाबॉलिज्म कौन परफॉर्म करते हैं, वो ये एंजाइम परफॉर्म करते हैं। यानी कि रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। अगर ये रिएक्शन स्पीड अप ना हो, मीन के ये रिएक्शन अपने नॉर्मल स्पीड पे हो, तो ये हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि रिएक्शन को क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं। क्या करती हैं, एज अ कैटालिस्ट एक्ट करती हैं। और रिएक्शन को कैटालिस्ट का काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। तो ये एंजाइम ऐसी प्रोटीन्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ कैटालिस्ट एक्ट करती हैं और क्या करती हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। हमने ये एंजाइम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं कि ये एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में हमने जब भी पढ़ा तो हमने इसके जो पार्ट्स हैं उसको डील करना है। अब सबसे पहले एंजाइम की ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि इनके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर था। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर 2 रीजन पे कंसिस्ट करता है। एक किस पे करता है, एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट, ठीक। और दूसरा कंसिस्ट करता है, ठीक, अमाइनो एसिड की साइट पे। मीन के ये मेजर वो है जो कि ये रीजन क्या बनाता है, एंजाइम की क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। इसको कहते हैं बॉडी। अब एक्टिव साइट को हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइट भी कहते हैं। कैटालिटिक साइट मीन के यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, यहाँ पे रिएक्शन क्या होंगे, स्पीड अप होंगे, कैटालिटिक साइट। और बॉडी को हम क्या कहते हैं, ये वो अमाइनो एसिड हैं जो कि एंजाइम का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। उन अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, एंजाइम की बॉडी कहते हैं, जो कि उस एंजाइम का होल स्ट्रक्चर बनाए। तो हम लिख देते हैं एंजाइम की जो बॉडी है वो क्या बनाती है, एंजाइम की स्ट्रक्चर बनाती है। अब वो कहेगा कि एक्टिव साइट कैटालिटिक साइट होती है जो कि क्या करती है, हमारे पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और ये क्या करती है, हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है एंजाइम का। नेक्स्ट वो मूव ऑन करेगा कैटालिटिक साइट, यानी कि एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट को कहेगा, एक्टिव साइट को कहेगा कि ये
स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं कि मीन के एक्टिव साइड में हमारे पास कितने होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि अरेंज होते हैं और क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ इंटररिएक्ट करते हैं, उसको बाइंड करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो बॉडी होती है, बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं वो किसके पास होते हैं, हमारे पास बॉडी के पास होते हैं रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। अब एक एंजाइम में कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हो सकते हैं। नॉर्मली कितने होते हैं, 1000 से लेकर 30,000 तक अमाइनो एसिड एक एंजाइम में पाए जा सकती है। तो जिनमें 30,000 अमाइनो एसिड में यानी कि 1000 अमाइनो एसिड में सिर्फ क्या है, चंद एक अमाइनो एसिड 100, 10 अमाइनो एसिड 100 अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, इसकी एक्टिव साइट बनाते हैं, बाकी सारे क्या करते हैं, इसकी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने ये भी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एंजाइम्स की टाइप पे मूव ऑन करते हैं कि एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। हाँ, एंजाइम कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वो एंजाइम जो कि सोनली प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, मीन के इनके पास सिर्फ क्या होती है, प्रोटीन होती है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच नहीं होगा। और एक एंजाइम होते हैं जिनके पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक मीन के नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक एंजाइम की टाइप क्या है, सोनली प्रोटीन्स होते हैं और एक क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है उनके पास। अब सोनली प्रोटीन वाले एंजाइम जो है, जो कि सिर्फ किस पे, पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट करते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं। जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट रखते हैं वो एंजाइम ज्यादातर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट वाले को डिस्कस करना है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम के पास, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है हम उसे कहते हैं कोफैक्टर। अब हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं अपनी एंजाइम की डायग्राम। ये है हमारे पास एक एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइड है, को शो कर रहा है। यहां पे सबस्ट्रेट कोई भी अटैच होगा हमारे पास जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक। अब इसके 2 रीजन है, एक ये है बॉडी, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम की बॉडी। इसको कहते हैं हम कैटालिटिक साइड या एक्टिव साइड, ठीक, एक्टिव साइड। अब इस साइड पे क्या होना है, सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना है और हमारे पास क्या बननी है, प्रोडक्ट बननी है। इस साइड पे क्या होना है, सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना है और हमारे पास क्या होनी है, प्रोडक्ट बननी है। अगर तो ये वाले एंजाइम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्ट हो तो हम उन्हें कहते हैं सोली प्रोटीन एंजाइम। अगर इनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट हो, उसे वो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो वो वाले एंजाइम इस तरह का एक पार्ट रखते हैं जो कि इनके फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इस तरह। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। ये है प्रोटीन सारी, रेड वाली हमारे पास बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। और ब्लैक वाली हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये, कोफैक्टर, कोफैक्टर। और ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब हमारे पास यहां पे कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होगा इस जगह पे और नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म होगा। ये वाला क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। इसमें
क्या हुआ कि नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, ये सेल मेन क्या एंजाइम के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें वो डिस्कस करता है कि अगर ये कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन हो, ठीक है, इफ यहां पे इफ की शर्त लगाएगा, अगर ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास क्या हो, इनऑर्गेनिक आयन हो, क्या हो, इनऑर्गेनिक आयन। तो इनऑर्गेनिक आयन में हमारे पास कौन कौन से आयन आते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, कॉपर, ठीक है, हमारे पास जिंक, ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं, मैग्नीशियम, हमारे पास ये वाले जो आयन्स हैं, आयरन आता है इसमें, ठीक, ये वाले अगर आयन हो मेन के इनऑर्गेनिक पार्ट में, नॉन प्रोटीन पार्ट में ये वाले और इनऑर्गेनिक आयन हो, तो हम ऐसे कोफैक्टर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटर। मीन के वो कोफैक्टर जिसमें इनऑर्गेनिक आयन हो, तो हम ऐसे कोफैक्टर को क्या कहते हैं, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। अब कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इनऑर्गेनिक आयन हो तो हम उसे उस कोफैक्टर को क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये आके सबस्ट्रेट आके अटैच होगी, तो अब सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, तो सबस्ट्रेट आगे क्या करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंजाइम होगा, हमारे पास एंजाइम की बॉडी थी, दोबारा ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। एंजाइम की बॉडी सोली प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन, और हमने इसको क्या कहा है, बॉडी है। अब यहां से क्या होगा, कोफैक्टर भी रिलीज हो जाएगा दोबारा, जो कि एंजाइम के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो हमारा ये वाला सबस्ट्रेट था ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, हमारे पास ये क्या बन गई है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम वैसे का वैसा ही है और इसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। तो ये वाला जो रिएक्शंस है ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, इस ब्रेकेज को इसने फास्ट कर दिया और अपना काम परफॉर्म कर दिया। अब वो डिस्कस करेगा जो एक्टिवेटर है, अगर तो ठीक है, कौन एंजाइम और क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप को, प्रोस्थेटिक एंजाइम को डिस्कस करेगा, ठीक, उसको हम प्रोस्थेटिक एंजाइम, वो कहता है कि अगर ये वाला ग्रुप कोफैक्टर, अगर हमारे पास क्या नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, क्या हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, मीन के टाइटली बॉन्ड हो, तो ये इस ग्रुप को, कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक एंजाइम कहते हैं। अगर क्या शर्त हो, ये वाला कोफैक्टर हमारे पास एंजाइम के साथ क्या हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाकर उसके साथ बॉन्डेड हो, तो हम ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक एंजाइम कहते हैं। हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक। अब नेक्स्ट वो कहता है अगर ये ही हमारे पास कोफैक्टर एंजाइम के साथ क्या हो, लूजली बॉन्डेड हो, तो हम उस ग्रुप को कहते हैं को एंजाइम, ठीक है, को एंजाइम, एंजाइम। दूसरी शर्त क्या है कि अगर कोफैक्टर क्या हो, लूजली बॉन्डेड हो, लूजली बॉन्डेड, तो हम ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं।
तो पहले सबसे पहले कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इनऑर्गेनिक आयन हो तो हम उसे क्या कहते थे, एक्टिवेटर कहते थे। अब उसने कहा कि कोफैक्टर क्या हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक एंजाइम बना सकते हैं या कोएंजाइम बना सकते हैं। अब अगर कोफैक्टर क्या हो, कोवैलेंटली यानी कि टाइटली बॉन्ड हो इसके साथ एंजाइम के साथ, तो हम ऐसे एंजाइम को कहते हैं प्रोस्थेटिक एंजाइम। अगर ये क्या हो, लूजली बॉन्ड हो, तो हम इस एंजाइम को क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्लियर होगी। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास प्रोडक्ट दे देता है। एंजाइम दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो प्रोटीन हो सकता है, दूसरा नॉन प्रोटीन ये पार्ट भी रख सकता है, यानी कि कंप्लीटली प्रोटीन वाला एंजाइम भी हो सकता है और ऐसा भी एंजाइम हो सकता है जिसके फंक्शन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर की जरूरत हो। अब यहाँ पे वो और दो टाइप्स के एंजाइम को डिस्कस करेगा। एक कहेगा होलो एंजाइम्स होते हैं और एक को कहेगा एपो एंजाइम। ठीक, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। सबसे पहले हम एपो एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं। तो एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम जिसमें से कोफैक्टर क्या हो, ऐसे एंजाइम नॉन प्रोटीन वाले पार्ट वाले एंजाइम जिससे कोफैक्टर रिमूव हो, तो हम ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एपो एंजाइम, मीन के जिनमें कोफैक्टर क्या हो, एब्सेंट हो, एब्सेंट कोफैक्टर, जिनमें क्या हो, कोफैक्टर एब्सेंट हो जो इनके वर्क के लिए जरूरी है, तो हम ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एपो एंजाइम। और आगे है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास होलो एंजाइम, ऐसे एंजाइम जिसमें क्या हो, कोफैक्टर प्रेजेंट हो, होलो एंजाइम, जिसमें क्या हो, अगर कोफैक्टर प्रेजेंट हो और हमारे पास क्या को प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो हम ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, कंप्लीट प्रेजेंट कोफैक्टर। अब इसको किस तरह राइट कर सकते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं प्रोटीन प्लस कोफैक्ट, मीन के यहां पे क्या हो, प्रोटीन एब्सेंट हो, क्या हो, एब्सेंट हो, कोफैक्टर हमारे पास क्या हो, एब्सेंट हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और ये क्या करते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, अगर इनके पास कोफैक्टर नहीं होगा ये रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते। अब हमारे पास होलो एंजाइम को क्या कह सकते हैं, प्रोटीन वाला पोर्शन प्लस हमारे पास क्या हो, कोफैक्टर प्रेजेंट हो, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं होलो एंजाइम। और ये क्या करते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे पास कोफैक्टर हैं वो रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस पे थोड़ी सी बात बहस कर लेते हैं। ये कोफैक्टर क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोफैक्टर क्या करते हैं, एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। कोफैक्टर क्या करते हैं, यहां पे मैं कोफैक्टर की इंपॉर्टेंस लिख देता हूं कि ये क्या करते हैं, एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। ब्रिज का मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम जो केमिकल एनर्जी है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके एज अ ब्रिज एक्ट। तो इस वजह से कोफैक्टर किसी भी एंजाइम पे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा और वो रिएक्शन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा यही फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो वो खसूसियां जो क्या करती हैं एंजाइम को यूनिक बनाती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है।
सबसे पहले एंजाइम की कौन सी खसूसियत है जो उसे यूनिक बनाती है, वो है ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। तो रिएक्शन को क्या करेंगे, ये स्पीड अप करेंगे। अगर रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होता है तो ये शायद हम क्या करें, उसको 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो ये रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्या, इसकी जो हमारे पास एंजाइम्स की स्मॉल अमाउंट क्या कर सकती है, रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट मीन के थोड़ी सी मकदार रिएक्शन को स्पीड अप कर सकती है। अमाउंट कैन एक्सेलरेट रिएक्शन। और उसके बाद ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मीन के ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, वो क्या करता है, लिपिड को ही डिकम्पोज करता है और हमारे पास क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, कोई हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट। और इसके अलावा ये कहता है कि या तो ये इस ग्रुप के चेन की तरह जो रिएक्शंस होते हैं, मीन के ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट, मीन के हमारे पास इसके जो रिलेटेड सबस्ट्रेट हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो उनके रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये कहता है कि ये टर्शियरी, इनके पास क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, मीन के ये टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, टर्शियरी। ये मीन के इनके पास, इनकी बॉडी के पास कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ठीक है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड भी होगा। उसके बाद इनके पास क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इनकी पैकिंग के दौरान। और ये क्या करेंगे, हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर होता है इनका। कौन सा होता है, 3 डिमेंशन। हर डिमेंशन में इनका बॉडी स्ट्रक्चर अरेंज होता है। और इनके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, टर्शियरी। और इनको टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन वालों को हम क्या कहते थे, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। और क्या करते हैं, हमारे पास एक उसने एग्जांपल दी है पेप्सिनोजन की। तो पेप्सिनोजन एंजाइम्स हैं, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मीन के ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रोड्यूस होता है। यहां पे मैं लिखने लगा हूं पेप्सिनोजन। तो ये स्टमक के सेल्स में जाइमोजन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिनोजन। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, स्टमक के सेल्स होते हैं, जाइमोजन सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, मीन के ये अभी डाइजेशन नहीं कर सकती। अभी क्या है, ये प्रोटीन की डाइजेशन नहीं कर सकती। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते तो ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जाइमोजन सेल्स, उन्हीं को डाइजेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर देते। तो ये क्या आते हैं, ये आते हैं स्टमक में। रिलीज होने के बाद हमारे क्या आते हैं, स्टमक में आते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस के जरिए ये क्या करते हैं, ये स्टमक में आते हैं। और स्टमक में क्या करते हैं, HCl मौजूद होता है। HCl को कहां से सिक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं स्टमक के, वो सिक्रेट करते हैं। और स्टमक में क्या होता है, HCl। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेंस को, पेप्सिनोजेंस को क्या करता है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में, यानी कि पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन की डाइजेशन करती है।
अब ये सवाल अराइज होता है कि ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं फिर डाइजेस्ट करती। अगर ये सेल्स में प्रोड्यूस होती है तो हमारे स्टमक में क्या होती है, एक लेयर होती है म्यूकोसा लेयर हम कहते हैं, जो कि एक म्यूकस से मिलकर बनी होती है, जो कि ये पेप्सिन जो एंजाइम है जब स्टमक में एक्टिवेट होता है तो ये उसको क्या करती है, डाइजेस्ट, जो इनर लाइनिंग सेल्स है हमारे पास एपिथेलियम है स्टमक की, उसको डाइजेस्ट करने से रोकती है, वो म्यूकस लेयर होती है हमारे पास। अब ये होते हैं क्या, जो पोटेंशियल डैमेजिंग एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, और जहां पे इनकी जरूरत होती है वहां पे जाके इनको हम एक्टिवेट करते हैं, और ताकि हमारे पास क्या हो सके, इन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ये कहता है कि एंजाइम में हमारे पास कुछ बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं कि जो के रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए स्पेसिफिक कोफैक्टर की जरूरत होती है। ये क्या है, एंजाइम्स को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कोफैक्टर की जरूरत होती है। तो ईच एंजाइम रिक्वायर अ स्पेसिफिक कोफैक्टर। दो एंजाइम की हमने टाइप पढ़ी थी, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट वाले। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी को हमने कंट्रोल करना है तो उनके पास क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक कोफैक्टर होने चाहिए। और ये कोफैक्टर क्या है, हमारे पास प्रोस्थेटिक एंजाइम बनाते हैं और को एंजाइम बनाते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है वो विटामिन भी एक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक आयन भी एक्ट करते हैं। अब कोफैक्टर की भी इनके लिए जरूरी है। अब इनका जो मेजर रोल है वो क्या करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मीन के हमने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर हमें 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो एंजाइम क्या करेंगे, इस एनर्जी को एंजाइम की मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो एंजाइम क्या करेंगे, इस एनर्जी को क्या कर देंगे, कम करने में, यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी लगेगी, और क्या होगा, वही रिएक्शन परफॉर्म होगा, सबस्ट्रेट क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस एनर्जी को भी कम करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करते हैं, और क्या करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं। तो ये दोनों एंजाइम के रोल है। और उसके बाद ये रिएक्शन में जब रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ये प्रोडक्ट की नेचर को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डज नॉट अफेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मीन के यहां भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहां पे एंजाइम यूटिलाइज हुआ है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, लेकिन इसकी नेचर को कोई इफेक्ट नहीं है। जैसी वैसी बनने से 10 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज करके, वैसे ही 1 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज करके हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, लेकिन क्या है, उसकी प्रोडक्ट की नेचर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एंजाइम की थी, स्पेसिफिक होते हैं, ईच एंजाइम कैन कैटालाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। उसके बाद इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इनके ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, 3 डिमेंशनल अरेंज होती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, या तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन को या ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को क्या करती हैं, कैटालाइज करती हैं। हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो लिविंग बॉडी में है, वो एंजाइम रन कर रहे हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारी जो लाइफ है उसका सर्वाइवल नामुमकिन है। अगर लाइफ का सर्वाइवल 2 बेसिक थिंग्स पे है, एक रिप्रोडक्शंस पे और एक केमिकल रिएक्शंस पे, तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है वो किन से रन होते हैं, एंजाइम से। अगर एंजाइम ना हो तो हमारी लाइफ नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम एंजाइम को स्टडी करते हैं। अल्लाह हाफिज, हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।